नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय 5 जो कि है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि क्या, जुडिशरी। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं? आपने देखा होगा कि आए दिन हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि भैया ये कोर्ट ने आज ये डिसीजन लिया, इन कोर्ट्स ने आज ये डिसीजन लिया। तो ये जो हमारी न्यायपालिका है, ये जो हमारे कोर्ट्स है सारे, इनकी हमें क्या जरूरत है। ठीक है, इस बारे में हम इस पूरे चैप्टर में समझने वाले हैं कि आखिर हमने ये जो बिल्डिंग्स बनाई हुई है, ये जो जजेस हमने अपॉइंट किए गए हैं, इनकी आखिर हमें जरूरत क्या है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा कि हम अक्सर कहते हैं, पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, हाँ, कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, लोकतंत्र हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने क्या सीखा है कि लोकतंत्र मतलब क्या, और लोकतंत्र का जो एक बेसिक मोटिव है वो क्या, रूल ऑफ लॉ, यानी कि क्या, कानून का रूल। ठीक है, ठीक है, कानून का जो है हमारे ऊपर शासन रहेगा, कानून का शासन जो है इस चीज का मतलब है। ठीक है, तो अभी हमने जो ये लाइन बोल रखी है कि कानून का शासन, तो ये कानून का शासन सिर्फ बोलने से तो हो नहीं जाएगा, इसको चलाना भी पड़ेगा, लोगों पे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। तो ये सारा काम करने के लिए हमने किसे रखा हुआ है? हमने न्यायपालिका को रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि हम कहते हैं कानून का शासन, तो कानून का शासन होने के लिए कुछ लोग भी तो होने चाहिए कि यदि कानून का शासन तोड़ा जाए, यदि लोग कानून से ऊपर हो जाए, यदि लोग कानून को ना माने, तो फिर उस चीज को कैसे हैंडल की जाएगी, इस चीज का ध्यान भी तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें कहीं ना कहीं जो है न्यायपालिका की जरूरत पड़ती है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें न्यायपालिका जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करती है हमारे देश को शांतिपूर्वक चलने से। ठीक है, हम समझते हैं आज पूरी हमारी ये न्यायपालिका का क्या मुद्दा है। ठीक है, तो समझते हैं भैया, कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होते हैं और कानून का उल्लंघन होने पर निश्चित प्रक्रियाओं के एक निश्चित सेट का पालन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, न्यायपालिका अदालतों की एक प्रणाली है जो कानून की व्याख्या करती है और उसे लागू करती है। ठीक है, ये देखती है कि यदि किसी व्यक्ति ने कुछ गलती की है तो उसको उस चीज की सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या ऐसा तो नहीं कि कोई निर्दोष है और उसके ऊपर जबरदस्ती उसकी कास्ट, क्रीड, रेस या जेंडर के कारण प्रताड़ना दी जा रही है, या फिर कोई सरकार, गवर्नमेंट, मतलब कोई सरकारें आपस में लड़ रही है, या फिर कोई सरकार किसी के ऊपर दोष जमा रही है, या फिर कोई नेता किसी बेचारे कॉमन व्यक्ति के ऊपर उसका दोष जमा रहा है, उसको अपने ऊपर मतलब अपनी पावर का जो है वो दिखा रहा है कि भैया मैं बड़ा आदमी हूँ, तू छोटा आदमी है, तू नहीं कर सकता। ठीक है, तो मान लो कि यदि आपकी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, वो पावर में आ गया और वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपको यदि कोई सी गड़बड़ लगी कि भैया हमारे क्षेत्र में जिसके वो नेता है, वो जो गवर्नमेंट के जो भी नेता है, वो हमारा काम नहीं कर रहे, और आपने उनके ऊपर क्वेश्चन उठाया और वो आपके पीछे पड़ गए, आपको जीने नहीं दे रहे, आप जहां निकल रहे हैं आपके पीछे गुंडे छोड़ दे रहे हैं, ऐसे कई सारी बहुत सारी चीजें होती है जो लोग पावर में आने के बाद में गलत दुरुपयोग करते हैं उन चीजों का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान कौन रखती है? भाई कोई ऐसा व्यक्ति भी तो होना चाहिए, कोई ऐसी जगह भी तो होनी चाहिए जहां पर दूसरा व्यक्ति जो जिसको न्याय नहीं मिल रहा है वो वहां पे जाके मदद मांग सके, है ना। तो इस चीज के लिए जो है हमारी न्याय, इस चीज को समझते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका, न्यायपालिका 3 मुख्य भूमिका निभाती है। कितनी मुख्य भूमिका निभाती है? 3 मुख्य भूमिका निभाती है। एक तो विवादों का समाधान। ठीक है, जब यदि किसी दो सिटीजन की आपस में लड़ाई हो रही है, ठीक है, या फिर सिटीजन और सरकार के बीच में लड़ाई हो रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो ये क्या है? ये विवाद है, ये लड़ाइयाँ क्या है? एक दूसरे के बीच में विवाद है, कुछ मतभेद है। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने का काम किसका रहता है? न्यायपालिका का। न्यायिक समीक्षा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई सा बिल पास हुआ, या कोई सा बिल संविधान में ऑलरेडी, मतलब कोई सा लॉ संविधान में ऑलरेडी बना हुआ था बहुत समय पहले, लेकिन अब वो नहीं चल रहा, अब वो लोगों को दिक्कत दे रहा है। ठीक है, और मतलब आज के समय के हिसाब से वो जो है लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही है उस चीज से। तो न्यायपालिका को ये अधिकार रहता है कि किसी बने हुए लॉ को, जिसने कुछ लोगों के अधिकार छीन रहा है या फिर मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो उसको वो अमेंड कर सकती हैं। ठीक है, और जो है मतलब अर्जी लगा सकती हैं कि नहीं भैया ये चीज नहीं होनी चाहिए। संविधान की समीक्षा जो है ये करने का न्यायपालिका को पूरा पूरा अधिकार होता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी भी लॉ की परेशानी है कि भैया मुझे ये चीज जो है, ये तो जैसे मान लो एक 61A करके एक आर्टिकल है हमारा, जिसमें हमें ये बताया गया था या हमारे ऊपर लागू किया गया था कि फोन के उपयोग वगैरह को लेकर कि आप जो है मैसेजेस नहीं डाल सकते, आप सरकार के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ
थोड़े सब बहुत सालों पहले आया था, तो फिर कुछ लोगों ने इसके ऊपर आपत्ति जताई थी कि भैया ऐसा कैसे चलेगा, यदि आप ऐसा कर रहे हो तो ये तो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, ये तो हमें होनी चाहिए। तो फिर इस चीज को क्या है जो है सरकार ने मतलब हमारी जो न्यायपालिका है उन्होंने हटाया था, ठीक है। तो ये न्यायपालिका का काम होता है कि यदि आपको कोई परेशानी, मुझे कोई परेशानी आ रही है तो मैं न्यायपालिका के पास में जा सकती हूँ कि मुझे ये जो चीज है, ये जो चीज हमने संविधान में डाली हुई है, या फिर ये चीज जो अभी बाद में इम्प्लीमेंट की गई है कि ये चीज होनी चाहिए, तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचा रही है, मुझसे छीन रही है, तो मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करने के लिए कहाँ जा सकती हूँ, न्यायपालिका के पास में जा सकती हूँ, ठीक है। कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना, ठीक है। हमने एक 7th क्लास में, शायद हाँ 7th या 6th क्लास में एक चैप्टर में हमने ये देखा था कि एक शेख साहब थे, ठीक है, वो मतलब जब वो ट्रेन से जा रहे थे तो वो गिर गए थे, मतलब रनिंग ट्रेन में से गिर गए थे। अब उनको जो है गंभीर चोटें आई, ठीक है। अब वो गंभीर चोटें आई तो वो हॉस्पिटल गए। अब वो हॉस्पिटल गए तो उनको कोई ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं, ठीक है कि नहीं, हम नहीं ट्रीटमेंट करेंगे, ये तो कोई भी केस हो सकता है, कानूनी केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं मिला, ठीक है। इससे उनका भारी नुकसान हुआ, भाई उनकी जान भी जा सकती थी। अब इस चीज को लेके वो कोर्ट के पास में गए, तो न्यायपालिका ने फिर क्या किया, न्यायपालिका ने आदेश दिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि ये जो चीज है ये गलत है। आप जो है शुरुआत की इनकी जो भी सफरेज इनको हुआ है, जो भी इनको परेशानियां उठानी पड़ रही है, उसके लिए सरकार क्या करेगी, सरकार को कंपेंसेशन भरना पड़ेगा, ठीक है, मुआवजा देना पड़ेगा। और सरकार को ये भी करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल की कि जब भी किसी व्यक्ति को कोई चोट लगती है या एक्सीडेंट होता है या मर्डर होता है, किसी भी तरीके की चीज है, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाना चाहिए, इसके लिए पूरी गाइडलाइंस होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति को कुछ भी हुआ, अब यार कुछ भी हुआ है, मुझे ही कोई चलते फिरते चाकू मार के चले गया, अब मैं हॉस्पिटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए जा रही हूँ, हॉस्पिटल वाले मुझे कह रहे हैं कि नहीं आप जो है पहले पुलिस को FIR कराओ, ये कराओ, मेरी तो जान चली जाएगी तब तक, ठीक है। तो ऐसी सारी चीजों को लेकर हमारी न्यायपालिका जो है उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये आदेश दिया कि नहीं, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो शुरुआती ट्रीटमेंट जो होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो मरीज को दिया जाता है ताकि जो है उसको थोड़ा आराम मिल सके कुछ हद तक, जब तक वो या तो बड़े हॉस्पिटल में आप उसको रेफर कर रहे हो या फिर आप जो भी कर रहे हो, लेकिन शुरुआती का ट्रीटमेंट यदि किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो उसकी जान जाने से बच सकती है, ठीक है। राइट टू लिव, सबसे पहला अधिकार जो है हमारा यही है कि हमें जिंदगी जीने का अधिकार है। और राइट टू लिव के अंदर ही भैया जिंदगी कैसे जिएगा, जब उसको स्वास्थ्य मिलेगा। राइट टू हेल्थ भी तो उसी के अंदर आ रहा है। तो राइट टू हेल्थ जब व्यक्ति का है, उन शेख साहब का जब राइट टू हेल्थ है, तो फिर उन्हें हेल्थ क्यों नहीं दी गई, ठीक है। ये बात लेके वो न्यायपालिका के पास में गए थे, तो उनको जो है उस चीज का क्या मिला, उनको जो भी है रिजल्ट मिला, उनको आउटपुट दिया गया और उनको न्याय मिला। तो ये जो है कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना भी हमारी न्यायपालिका का क्या है, मुख्य भूमिका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप आप नीचे दी गई तालिका में भरे, ठीक है। ऐसी चीजें आपको उदाहरण देके भरनी है। उदाहरण जो है वो गलत हो गया है, यहाँ लिख देती हूँ, हो जाता है कोई बात नहीं। उदाहरण, ठीक है। उदाहरण जो आपको देना है, आपको ऐसे केसेस ढूंढ के लाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी दिल्ली में बैठी है, राज्य मतलब कोई सा भी स्टेट, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मतलब कोई सा भी, पंजाब, हरियाणा, कोई सा भी स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में ऐसा विवाद कोई सा हुआ हो, उसका उदाहरण जो है आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब वो जो कहानी है, जैसे मैंने अभी शेख साहब की बताई, वेस्ट बंगाल का था, सिटीजन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। तो ये आपको देखना है। राज्य राज्य विवाद मतलब दो स्टेट के बीच में यदि कोई सी लड़ाई हुई है या कोई विवाद उठा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। दो नागरिकों के बीच में यदि कोई विवाद हुआ है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। मतलब दो नागरिकों के बीच का विवाद तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब ऐसे ही मारपीट या फिर मर्डर वर्डर के जो केसेस होते हैं वो इसके अंदर आ सकते हैं, या जमीन जायदाद को लेकर जो है केसेस होते हैं, या डोमेस्टिक वायलेंस लेकर जो केसेस होते हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कानून को संविधान का उल्लंघन करते हैं, ठीक है। कानून जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, ऐसे कानून यदि कभी बनाए गए हो जो संविधान का उल्लंघन करते हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था, ऐसे कुछ एग्जांपल आपको ढूंढ के लेके आने हैं और सब में एक एक एग्जांपल आपको लिखना है, क्योंकि कई सारे ऐसे कानून बने थे जो बन गए थे लेकिन फिर लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाया, फिर चेक किया कि भाई ये तो हमारे संविधान के विरुद्ध है, ठीक है, फिर उनको चेंज किया गया था। तो ऐसी चीजें जो है आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका,
ठीक है। अब अच्छा एक चीज समझना कि हम कहते हैं कि कानून जो है वो सबसे ऊपर है, कानून का हमारे ऊपर शासन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, किसी भी जाति, किसी भी रंग, किसी भी लिंग, कोई सा भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, आप उससे ऊपर जो है वो कानून रहेगा। गलती करेंगे तो सजा मिलेगी, अगर गलती नहीं की गई है फिर भी इल्जाम लगाया गया है तो आपको बाइज्जत बरी करके निर्दोष साबित किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास में ज्यादा पैसा है तो फिर ये चीज हो, या किसी के पास में कम है ये चीज हो। तो ये चीजें जब हम संविधान बना रहे थे ना, तब हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, उनको ये दिमाग में थी, ठीक है, कि हम जो है लोगों को चाहते तो है कि कानून का शासन हो। अब कानून का शासन बनाने के लिए हमने न्यायपालिका भी बनाई, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपनी पावर को देखकर जजेस को खरीद सकते हैं। वकीलों को तो करते ही करते हैं वो लोग, लेकिन अगर जो जज हैं उन्हीं को खरीद लिया, उन्हीं को पैसा दे के कर लिया, तो फिर जो बेचारा कमजोर व्यक्ति है, लेकिन वो सही है, जो पैसा देके खरीदने की ताकत में नहीं है, जो मुश्किल से केस लड़ने की ताकत में नहीं है, तो वो बेचारा व्यक्ति, उसके न्याय का क्या होगा। ठीक है, इस बारे में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स बैठे थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उनके दिमाग में थी। तो उनको ये आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा करें हम कि न्यायपालिका जो है उसको हम कर दे इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र, यानी कि वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहेगी। यदि वो सरकार से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई रहती है, यदि वो लोगों से किसी भी तरीके से जुड़ी रहती है या अधीन रहती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं तो रिश्ते नाते बनते रहेंगे और चीजें बिगड़ती रहेंगी, और जो है न्याय के लिए जो हमने इनको बिठाया है वो काम तो होना ही नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि कोई सा गवर्नमेंट मतलब या फिर जो भी सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है या कोई नेता है या बड़ा पॉलिटिशियन है, उसने तुम्हारी जमीन के ऊपर, एक सिचुएशन इमेजिन करो कि उसने तुम्हारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, उसने इंक्रोच कर लिया कि भैया ये जो जमीन है ये तो मेरी है। ठीक है, अब आप जो है आप ठहरे, मैं मेरे एग्जाम्पल ले लूं, मैं ठहरी बेचारी, मुझे क्या समझ। ठीक है, अब मैं रहती हूँ मान लो गांव में या मैं शहर में भी रहती हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना कि हर व्यक्ति कानून थोड़ी ना पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं भले कहीं भी रहती हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि कैसे क्या मैं इस चीज को लड़ूं। ठीक है, अब वो ठहरा बड़ा आदमी और फिर वो उनका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ में, तो उसने क्या किया, अगर मान लो स्वतंत्र नहीं होती, तो वो केस बता रही हूँ मैं, ठीक है, जो न्यायपालिका यदि स्वतंत्र नहीं होती, तो अब उन्होंने ऐसा कर लिया, अब वो क्या कर सकते हैं, वो जजेस को उसने खरीद लिया। ठीक है, नेता ने उस जज को खरीद लिया क्योंकि जो है वो स्वतंत्र नहीं होती। ठीक है, हमारी जो न्यायपालिका है उसने जज को खरीद लिया, तो अब जज जो है वो तो उस नेता की साइड लेगा, फिर बेचारा व्यक्ति जो है वो रह जाएगा, है ना, उसको तो जो न्याय के लिए वो वहां तक गया था वो तो उसको मिलना ही नहीं है। तो ये सिचुएशन लेकर ही हमने ये डिसाइड किया कि हमारी जो न्यायपालिका है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। यदि वो डिपेंडेंट नहीं रहेगी तो वो अपना काम स्वयं से कर सकेगी। ठीक है, तो शक्तियों का बंटवारा किया गया। हमारे इसमें 3 चीजें हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, अब ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, लेकिन इनको बिठा रखा है हमने अलग, कि आप अलग बैठो। इनके जज भी जो अपॉइंट होंगे उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं होगा। वो किस लिए अपॉइंट होंगे, वो अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी पढ़ाई के बलबूते पे जो है वो अपॉइंट होंगे, क्योंकि यदि वो किसी के और के बलबूते पे अपॉइंट होते हैं तो फिर वो उनके अधीन हो जाएंगे और फिर उनको निर्णय जो है उन लोगों के हिसाब से लेना पड़ेगा। इसलिए हमने बोला कि न्यायपालिका और जो न्यायाधीश हैं वो सब क्या रहे, वो अलग रहे, अपनी मेहनत से ही बने, अपनी मेहनत से ही सारा काम करें, और फिर जो है उनको शिक्षा ही ऐसी दी, लॉ की जो है पढ़ाई ही ऐसी होती है कि उनको जो नैतिक चीजें हैं वो सिखाएं कि भैया आप इस कुर्सी पे बैठे हैं तो ये आपका सबसे पहला अधिकार बनता है कि भैया कोई भी कॉमन व्यक्ति है उसके लिए तो न्याय क्या है, कोर्ट तक जाना। वो तो यही सोच के आएगा कि मैं कोर्ट तक गया हूँ अब मुझे न्याय मिलेगा। अब वहां जाके इंसान बिगड़ जाए, वहां का जज ही अगर लोग खरीद लेंगे तो फिर न्यायपालिका, न्याय का अर्थ कैसे रह जाएगा। इसलिए जो है हमने शक्तियों का बंटवारा किया कि संविधान, शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर संविधान की प्रमुख विशेषता है। न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव से स्वतंत्र है। ठीक है, न्यायाधीशों को सरकार की अन्य शाखाओं में बहुत कम हस्तक्षेप के साथ में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, सरकार जो है वो बहुत कम हस्तक्षेप करती है न्यायाधीश को अपॉइंट करने में।
आ रही है बात समझ में? तो ये जो है इसका बेसिक आइडिया था कि आप जो है जुडिशरी जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र रखी जाए, ताकि जो भी व्यक्ति, निम्न वर्ग का व्यक्ति या फिर कोई गरीब व्यक्ति या फिर कोई जिसको इस चीज का नॉलेज नहीं है, वो भी यदि अगर न्याय लेने आए तो उसको ये ना लगे कि यहाँ मेरा काम नहीं होगा क्योंकि मेरे पास में पैसा नहीं है या मेरे पास में जो चीजें हैं वो दूसरी नहीं है। वो कोई भी व्यक्ति हो, वो न्याय के लिए, न्याय का आसरा लेकर, ठीक है, अपने जजेस के पास में कोर्ट में जा सकता है कि भैया मैं सब दूर से हार गया, अब यहाँ तो मुझे अपना न्याय मिलेगा ही मिलेगा। ये सोच के जो है हमने न्यायपालिका को क्या किया था, स्वतंत्र किया था, और ये जरूरी भी है। ठीक है, आगे ये बात समझ में अच्छे से कि हमने क्यों स्वतंत्र किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं शक्तियों का बंटवारा संविधान की प्रमुख, ठीक है, और ये हमको ये बता रखा है कार्यपालिका, न्यायिका और ये सब कि भैया इनका काम जो है किस प्रकार है। ठीक है, भारत में न्यायालयों की संरचना, ठीक है, अब ये समझते हैं कि भारत में न्यायालयों की संरचना किस तरीके से की गई है। कि भैया ऐसा है क्या कि हर व्यक्ति को अपना केस सॉल्व करने के लिए दिल्ली ही जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मतलब बहुत पहले न्यायपालिका बनी थी कुछ कैलकाटा, मद्रास और इधर जो है शुरुआत की न्यायपालिका जो है वो किन्हीं 3 स्टेट में बनी थी। दिल्ली में जो न्यायपालिका है वो हमारी बहुत बाद में बनी थी। ठीक है, तो मतलब ऐसा है क्या कि अगर मुझे न्याय लेना है तो मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, या क्या ऐसा है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वो जो दूसरी न्यायपालिका है वो नहीं मानेगी या उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कुछ सवाल हैं तो इसके बारे में हम समझते हैं। देखो, जिन अदालतों से लोगों का सबसे बहुत ताल्लुक होता है वो है अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, अब ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्यों बनाए गए, इतने न्यायपालिका हमको बनाने की क्या जरूरत है? हमको ये न्यायालय बनाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति दिल्ली नहीं जा सकता, और दिल्ली अगर चला भी गया तो दिल्ली में बैठे कितने जजेस जो है, अब हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हर आए दिन कुछ ना कुछ विवाद होते हैं, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होती है या बहुत सारी चीजें होती है, तो फिर कैसे हम उन चीजों को सॉल्व करेंगे? आ रही कि नहीं बात समझ में? और न्यायालय का मतलब तो क्या होना चाहिए कि न्याय का वो मंदिर है, ठीक है, और वो जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए सब लोगों के लिए, उस वहां तक पहुंच होनी चाहिए सब लोगों के लिए। ठीक है, तो पैसा भी लगता है, सब कुछ चीजें लगती है, तो अब व्यक्ति एक तो वैसे ही अपने शहर में ही रह के बड़ी दिक्कतें आती है उनको न्यायालय तक पहुंचने के लिए, तो फिर वो वहां कैसे पहुंचेंगे? तो इसलिए हमने क्या किया कि सबसे पहले तो अधीनस्थ न्यायालय बनाए। सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के नीचे काम करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ही होते हैं, मतलब या कहा जाए तो जिला अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जैसे मैं उज्जैन में रह रही हूँ, आप इंदौर में रह रहे हो, तो सबके अपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक है, जिला की अदालत है। अब ये जिला अदालतों में कौन कौन आ सकता है? आसपास के गांव, क्योंकि देखो आपने अधिकतर देखा होगा कि आसपास के गांव है या छोटे मोटे टाउन है, उनके आगे लिखा जा सकता है कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मेरे उज्जैन के पास में गाँव का एग्जाम्पल ले लो आप, बड़नगर अगर है, तो बड़नगर से अगर किसी को कुछ परेशानी होगी तो वो उज्जैन में आके अपना जो है केस सॉल्व करा सकते हैं। बहुत पास होते हैं गांव, तो ठीक है, तो वो आके क्या कर सकते हैं, केस सॉल्व करा सकते हैं। अब ऐसे सब क्या करते हैं, जैसे इंदौर के पास में है तो इंदौर के पास के गांव वाले या इंदौर के लोग जो है वो इंदौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, बाकी सारे मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है चलता है। अब क्या होता है, अब मान लो ऐसा है क्या कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने मान लो मुझे कोई सा मेरे को कोई परेशानी हो रही है, मेरी किसी से लड़ाई हुई है और मेरा केस चल रहा है, मैं अधीनस्थ न्यायालय के पास में यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में गई। ठीक है, अब वहां पे मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मुझे न्याय जो है वो ठीक से नहीं मिला, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उठ के जो है हाई कोर्ट पे जा सकती हूँ। ठीक है, कहाँ पे जा सकती हूँ? हाई कोर्ट पे जा सकती हूँ, उच्च न्यायालय तक मैं जा सकती हूँ। ठीक है, उच्च न्यायालय तक में चली गई, हाई कोर्ट के पास में चली गई। अब हर स्टेट का जो है अपना एक हाई कोर्ट होता है। ठीक है, पहले तो डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब डिस्ट्रिक्ट किस में आते हैं, जिला किस में आते हैं, एक प्रदेश में आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा पंजाब का जो है हाई कोर्ट सेम है। ठीक है, और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनके हाई कोर्ट जो है वो सेम है, ऐसे हमारे यहाँ पे 25 हाई कोर्ट तो है ही। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो हाई कोर्ट को क्या करते हैं, डिवाइड कर, मतलब दोनों स्टेट जो है या फिर 4 स्टेट जो है वो एक हाई कोर्ट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है ना। अब जैसे मान लो कि अपना कोई सा भी स्टेट ले लो, गुजरात का हाई कोर्ट है। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ, मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है मुझे नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उस रिजल्ट को लेके, तो मैं क्या करूँ, मैं हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगा सकती हूँ। अब हाई कोर्ट में भी यदि मेरी बात नहीं मानी है
तो हमें और चीज दे रखी है, आप जो है उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हैं, आप वहां अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि मैं जो है हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय के जो उन्होंने मुझे परिणाम दिए हैं, मैं उससे क्या हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं आपके पास में आई, तो सुप्रीम कोर्ट फिर से आपकी पूरी हियरिंग सुनेगा, सारी बातें वो सुनेगा, और उसके बाद में जो है आपको न्याय या फिर जो भी है वो आपको जो है रिजल्ट वो क्या देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो इस तरीके से आप अधीनस्थ न्यायालय से शुरू करके उच्चतम न्यायालय तक जा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, हर कोई आपकी बात सुनेगा, और यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप कोर्ट को बदलते जाओ और सीधे उच्चतम न्यायालय तक भी आप जा सकते हो। इसीलिए क्या किया कि शुरुआत में तो आप ऐसा करो कि कोशिश करो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही चीजें सॉल्व कर लो, आपको जाना नहीं पड़ेगा, आपका पैसे का खर्चा बढ़ेगा, आप अपना वकील अच्छे से कर पाओगे, है ना, और आपके घर से आना जाना रहेगा, आपको परेशानी नहीं रहेगी, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए। उसके बाद में जिला अदालतें बनाई गई, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय बनाए गए कि भैया उच्च न्यायालय बनाए गए कि भैया ये अपने ज्यादा दूर नहीं जा पाए तो कम से कम अपने प्रदेश के कोर्ट में, किसी एक कोर्ट में जहां पर जो है बड़े जजेस उनको मिलेंगे सॉरी, और पढ़े लिखे जजेस उनको मिलेंगे, तो क्या करेंगे, हमको आके बात बता सकते हैं, और इनको कहीं न कहीं इनके प्रदेश में चीजें सॉल्व होने की संभावनाएं रहेगी। फिर भी आपको नहीं हो रहा है तो आप बिल्कुल उच्चतम न्यायालय तक में आप जाओ और अपना केस जो है, अपनी याचिका जो है वो दायर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करते हैं, अपील की व्यवस्था, एपेलेट सिस्टम। भारत में हमारे पास एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमारी अपील प्रणाली में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है यदि उन्हें लगता है कि निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय न्याय संगत नहीं है। ठीक है, यही जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया वो क्या है, ये एक एपेलेट सिस्टम है। इसको नाम दिया गया है कि एपेलेट सिस्टम में मतलब क्या, आप नीचे से शुरू हो, आपको लग रहा है नहीं मिल रहा है, ऊपर जाओ, आपको लग रहा है यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ऊपर जाओ, आपको लग रहा है यहाँ पे, आपको कोई नहीं रोकेगा, आप जा सकते हैं। इस सिस्टम को क्या कहते हैं, अपील की ये जो एक व्यवस्था है हमारी, नाम जो है इसको दिया गया है एपेलेट सिस्टम की। इस तरीके से यदि किसी देश में न्यायिक व्यवस्था है तो उस सिस्टम को नाम क्या दिया जाता है, एपेलेट सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी के बारे में बात करते हैं, सुधा गोयल केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सुधा गोयल केस में क्या हुआ था कि सुधा गोयल की मृत्यु हुई थी 1980 में। ठीक है, किस कारण से हुई थी, जलने के कारण हुई थी, जिसके बारे में गवाहों ने दावा किया था कि दहेज का पर प्रताड़ना के रूप में उनकी सास शकुंतला और पति लक्ष्मण के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब छोटा बच्चा था सुधा गोयल का, है ना, तो 1980s में क्या हुआ कि उनकी किसी कारणवश जो है मृत्यु हुई जलने से। ठीक है, अब शकुंतला देवी और उनके पति जो है, सास शकुंतला और सुधा गोयल के पति, यानी कि शकुंतला सास है और पति मतलब लक्ष्मण, यानी कि सुधा गोयल के पति, यानी कि शकुंतला के बेटे। ठीक है, इनका ऐसा कहना था कि वो कहीं दूध गर्म करने गई थी बच्चे के लिए, और फिर वहां पे ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो अचानक से आग का लगना हुआ और उस कारणवश जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, लेकिन जो आस पड़ोसी, अब जब वो केस जो सुधा गोयल के परिवार लोगों ने जब केस लगाया वहां पर कोर्ट में जाकर, तो फिर गवाहों को ढूंढा उन्होंने, तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमने देखा था कि कुछ आवाजें हमें ऐसी आई थी और कुछ बातें ऐसी हमें सुनाई दी थी, और सुधा गोयल जो है जब उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे तभी उन्होंने ऐसा कुछ एडमिट किया था कि मुझे जो है दहेज को लेकर जो है मेरी सास और मेरे पति ने इस तरीके की हरकत मेरे साथ में की है, जिस वजह से जो है आज मैं मरणशैया पर हूँ। ऐसी कुछ बात उन्होंने शायद मरने के कुछ समय पहले कही थी जब वो जल गई थी उस समय पे। तो ये सारी बातें किसने सुनी थी, पड़ोसियों ने सुनी थी, तो पड़ोसियों ने ऐसी गवाही कोर्ट में जाकर दी। अब जब उन्होंने कोर्ट में जाकर दी तो फिर क्या हुआ, इस चीज को समझो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या वर्डिक्ट जो है मिले। निचली अदालत ने लक्ष्मण, उनकी माँ शकुंतला और उनके जेठ, ठीक है, यानी कि सुभाष चंद्र को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा सुनाई। ठीक है, जो हमारी निचले जो अधीनस्थ न्यायालय थी उन्होंने तो ये चीज जो है दे दी कि भैया आपको जो है मौत की सजा मिलेगी, क्योंकि आपने किसी के जीने का अधिकार को छीना, आपने उनको जला दिया डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। ठीक है, अभी यहाँ तक मतलब मैं बताऊंगी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि इनको जो है सजा मिली। ठीक है, अब सजा नहीं मिली, इन्होंने क्या किया, इन तीनों ने, इनको ऐसा लगा कि हमारी जो है बात सही से नहीं सुनी गई, हमको सही से न्याय नहीं मिला गया, हम तो ऊंची कोर्ट में जाएंगे। तो फिर ये क्या करे, ये उच्च न्यायालय तक गए, हाई कोर्ट में गए, उन्होंने वहां पे अपनी अपील की और उन्हें बरी कर दिया गया।
ठीक है, हाई कोर्ट ने बोला कि ठीक है भैया, आपकी बात सही है, इनका कहना ये था कि हमारे ऊपर बेकार का इल्जाम लगाया जा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो दूध गर्म करने गई थी जिस वजह से वे जल गई। ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि जब हाई कोर्ट ने इस चीज को नहीं मानी तो कई सारी महिलाएं ऐसी थी जो डोमेस्टिक वायलेंस के तहत प्रताड़ित अपने घर पे होती हैं, और कई सारी महिलाएं ऐसी थी जो जिनकी वाकई में इस घर में ये सारी चीजें करके, जो पति है या फिर सास है या ससुराल वाले दहेज को लेकर या फिर जो अपनी मांगों को लेकर क्या करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और उनको मौत तक की जो है उनको हो जाती है, या तो मर्डर कर देते हैं या फिर कहीं जला देते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, बातें बना के इंसिडेंट के रूप में पेश करते हैं। ऐसे कई सारे केसेस पहले भी होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अब तो लोग और अलर्ट हो गए हैं, लेकिन पहले ज्यादा होते थे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं ये जो तीनों है ये तो सही है, तो फिर कौन उठ के खड़ा हुआ, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स जो है वो खड़ी हुई, लॉयर्स जो है वो खड़ी हुई। ठीक है, उन्होंने, उनका जो फेडरेशन है वुमेन लॉयर्स का, वो खड़ी हुई और उन्होंने बोला कि नहीं ये चीज तो गलत है। ठीक है, इन्होंने फिर कोर्ट में अपील की। ठीक है, और फिर इन्होंने बोला कि नहीं भैया, ये तो जो डोमेस्टिक वायलेंस वाली चीज है ये तो आधी से ज्यादा महिलाएं जो है फेस करती है अपने घरों में, और इस चीज के ऊपर आपने जो ये वर्डिक्ट दिया है कि इनको माफ कर दिया जाता है और बरी कर दिया जाता है, तो ये तो सरासर गलत है। ऐसे में तो लोगों को और छूट मिलेगी। ठीक है, वो घर घर में ही मार देंगे और फिर पूरे को इंसिडेंट का रूप देकर और लोगों के सामने पेश करेंगे। अब जिनकी मृत्यु हुई वो तो चली गई, तो वो तो बोल नहीं सकती, जिनके साथ में इंसिडेंट हुआ वो तो बोल नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हम तो समझ सकते हैं। ठीक है, अब कोई दूध गर्म करने जा रहा है तो क्या इस कदर जल जाएगा कि उसकी मृत्यु हुई हो जाए, आवाज नहीं लगाएगा या कुछ भी कपड़े नहीं फेंक देगा या कुछ तो करेगा, मतलब अपनी जान बचाने के लिए। अगर कोई सामने खड़ा है और वही आपको धक्का देकर आग में धकेल रहा है, तभी उस कंडीशन में आपकी मौत हो सकती है, नहीं तो कैसे, आप तो अपने आप को पूरी बचाने की कोशिश करोगे। ऐसा वुमेन, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स का जो है कहना था। और फिर जो है सारी बातें हुई और फिर उन्होंने अपील की। ठीक है, फिर से अपील लगी, फिर से याचिका उन्होंने दायर की, जिसने आरोपियों को क्या किया, आजीवन जेल भेज दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विधि व्यवस्था, लीगल सिस्टम। ठीक है, लीगल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी है। ठीक है, अब देखो, मान लो बहुत सारे तरीके के केसेस होते हैं। कुछ केसेस मर्डर के होते हैं, कुछ केसेस भाई भाई की जमीन के विवादों के होते हैं। ठीक है, कुछ केसेस जो है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में होते हैं या सरकार या किसी पर्टिकुलर सिटीजन के बीच में होते हैं। तो क्या मतलब इसका किस तरीके से वर्डिक्ट निकाला जाता है या क्या इसको किसी तरीके से डिवाइड किया गया है कि यदि ये वाला केस हुआ तो इसके अंडर आएगा, ये वाला केस हुआ तो इसके अंडर आएगा, और फिर उस हिसाब से जो है उनको सजा मिलेगी। तो हाँ, ऐसा किया गया है। एक फौजदारी कानून बनाया गया है और एक दीवानी कानून बनाया गया है। इसके तहत जो है अलग अलग रूल जो है या अलग अलग सजाएं जो है फिर मिलती है। ठीक है, तो यदि व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित जिसे कानून अपराध के रूप में परिभाषित करता है तो वो किस में आएगा, फौजदारी कानून में आएगा। दीवानी कानून में क्या, व्यक्तियों के अधिकारों के लिए किसी भी नुकसान या फिर अवहेलना से संबंधित जो सारे विवाद होंगे वो किसके अंदर आएंगे, दीवानी कानून के अंदर आएंगे। पुलिस के पास प्रथम, अब इसकी प्रोसेस। ठीक है, यदि आपका केस जो है वो आपको लग रहा है कि फौजदारी कानून में पड़ रहा है तो इसकी ये प्रोसेस है। आपका केस यदि आपको लग रहा है कि दीवानी कानून में पड़ रहा है तो इसकी ये प्रोसेस है। समझो क्या प्रोसेस है फौजदारी कानून की। पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करने के साथ शुरू होता है। ठीक है, केस कैसे शुरू होता है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगी, FIR करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन यदि आपका केस जो है वो दीवानी कानून के अंडर आ रहा है तो केवल प्रभावित पक्ष द्वारा संबंधित अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की जाती है। ठीक है, आपको जो है FIR दर्ज करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको प्रभावित पक्ष मतलब जो भी विक्टिम है ना, जैसे जिसके साथ में गलत हो रहा है, वो क्या करेगा कि FIR दर्ज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अदालत के समक्ष एक क्या करेगा, याचिका जो है वो दायर करेगा कि भैया ये हमारी परेशानी है और हम जो है ये केस लगा रहे हैं। ठीक है, अब यदि फौजदारी कानून है तो दोषी पाए जाने पर आरोपी को जेल भेजा जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये उसका वर्डिक्ट किस तरीके से दिया जाएगा इस बारे में बता गया है। अदालत मांगी गई विशिष्ट राहत देती है। ठीक है, मतलब कि यदि मैं प्रभावित हूँ, मैंने केस लगाया, मतलब मैं विक्टिम हूँ, मैंने केस लगाया है, तो फिर मैं जो मांगूंगी कि भैया ये मुझे ये चाहिए, ये सारी चीजें मेरे साथ में गलत की है, अब मैं जो मांग रही हूँ वो चीज मुझे मिलनी चाहिए, तो फिर अदालत क्या करती है, मांगी गई विशिष्ट राहत देती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने केसेस को डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है, ये क्रियाकलाप है एक आपको दिया गया है ताकि आपको अच्छे से जो मैंने अभी पिछला समझाया वो समझ में आ जाए कि कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज परेशान करते हैं। ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, कानून की शाखा आपको यहाँ लिखनी है और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे लिखनी है। तो देखो, लड़के छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित, मतलब हम कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लड़के कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे लड़की को परेशानी हुई, कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं जिससे लड़की को परेशानी आ रही है, तो किसमें आएगा, फौजदारी कानून में। अब इसमें हमको एक और कॉलम दिया गया है कि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यहाँ लिखनी है, तो क्या प्रक्रिया होगी, पुलिस के प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से शुरू होगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लिख देनी है। एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर रहा है, तो ये किसके अंडर आएगा भैया, यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यक्तियों के अधिकारों, ठीक है, कि आप किसको कैसे फोर्स कर सकते हो, तो व्यक्तियों के अधिकारों के किसी भी नुकसान या अवहेलना से संबंधित है, तो ये किसमें आएगा, दीवानी कानून में। तो यहाँ पे लिखिए दीवानी कानून, और जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऐसे कैसे सेकंड पॉइंट आप यहाँ पर आकर लिख सकते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फौजदारी और दीवानी कानून के बारे में आप जो समझते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? ठीक है, तो अब देखो, हम कितना ही कह दें कि कानून सबसे ऊपर है, लोग जो है हम पैसा नहीं देखेंगे, हम रंग नहीं देखेंगे, हम जेंडर नहीं देखेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे यदि देखा जाए तो ये चीज बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, जहाँ लोगों को अच्छी एजुकेशन में बड़ी परेशानियां आती है, आजकल महंगाई भी इतनी हो गई है, मतलब हर व्यक्ति सोचता है, मतलब न्याय सभी को चाहिए, अदालत तक जाना सब चाहते हैं ताकि उन्हें न्याय मिले, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि वो जो है अपना इतना खर्चा लगाकर वकील करना, और फिर वैसे ही अदालत है जो हमारी न्यायालय है वहां पर इतने केस ऑलरेडी पेंडिंग है कि आप जो है यदि आपने केस लगाया तो आपको सालों बीत जाएंगे आपको आपका न्याय लेने में। ये कई सारी परेशानियां ऐसी होती है, ठीक है, जो ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, तो सिद्धांत रूप में भारत के सभी नागरिक इस देश की अदालतों तक पहुंच सकते हैं। यदि किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह न्यायालय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, ये बात तो है कि भले कोई भी परेशानी हो, आप क्या कर सकते हो, न्यायालय का अधिकार, आप अपने अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हो, लेकिन फिर भी कई सारी परेशानियां होती है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो इसका एक जो है तोड़ निकाला गया है। ठीक है, तोड़ निकाला गया है क्या, जनहित याचिका, यानी कि क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो न्याय तक अपनी पहुंच बढ़ा सके, ठीक है, क्या किया, जनहित याचिका या PIL की व्यवस्था विकसित की थी। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं यदि देख रही हूँ कि मेरे घर में मान लीजिए कोई मेड है जो आती है, काम करती है, उनके पति जो है उनको रोज प्रताड़ित करते हैं, अब वो बेचारी सीधी सादी वैसे ही अपना घर चलाने के लिए इतनी मेहनत करी है, तो वो ये सोचेंगी ना कि मैं क्यों इस सारे लफड़े में पड़ूं, कैसे करूंगी, मैं अकेली हूँ, और ये सारी चीजें, जाहिर सी बात है हम कितना ही बोल लें कि नहीं करना चाहिए ये सब, लेकिन एक व्यक्ति जब कमजोर होता है या उसने चीजों को नहीं देखा होता है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उनको ये काम करना पड़ रहा है मजबूरी में, है ना, लोगों के घर घर जाकर, ठीक है, तो वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होंगी चीजों को लेकर। तो मैं यदि मैं देख रही हूँ ना, तो अगर मैं देख रही हूँ कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से एक याचिका दायर कर सकती हूँ जिसको कहते हैं PIL। कोर्ट में मैं याचिका दायर कर सकती हूँ कि भैया इनको ये परेशानी हो रही है, आप जो है इनके लिए न्याय कीजिए। ठीक है, तो ये PIL के तहत जो है वो कई सारे हमने केसेस सॉल्व किए पहले। यदि आपको पता हो इन केसेस के बारे में हम बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर हशीमपुरा नरसिंहार, ठीक है, नरसंहार, ठीक है, 1987 में हाशिमपुरा में लगभग 43 मुसलमानों के परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2002 के मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतर कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया। ठीक है, तो ये किसके तहत ठहराया है, PIL जो है वो याचिका दी गई थी, ठीक है, उसके तहत जो है ये पता चला था कि अच्छा ऐसी ऐसी बातें हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश से दिल्ली जो है वो स्थानांतरण इसका कर दिया था। जब PIL याचिका लगी थी ना, सुप्रीम कोर्ट में बताई गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट को पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा केस जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में चल रहा है, तो फिर उन्होंने स्थानांतरण कराया था दिल्ली तक, और फिर वहां पे क्या हुआ था,
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2018 में आरोपी व्यक्तियों को क्या किया था, दोषी ठहराया था। ठीक है, अब भोजन आपने देखा है, मिड डे मील के बारे में हम बात करते हैं तो मिड डे मील की शुरुआत कैसे हुई थी। मिड डे मील की शुरुआत ऐसे हुई थी कि भैया उड़ीसा और राजस्थान में सूखा पड़ा था, ड्रॉट आया था। ठीक है, पानी उस साल गिरा नहीं था। अब पानी उस साल नहीं गिरा तो लोगों के पास में कमाई नहीं हुई, और जो है हमारा बैकबोन क्या है, खेती है। ठीक है, अब बैकबोन जब हमारा खेती है तो हम क्या करें, हम अनाज नहीं उगा पाए। राजस्थान और उड़ीसा के लोग जो है वो अनाज नहीं उगा पाए। जब वो अनाज नहीं उगा पाए तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिला। ठीक है, और महंगाई जो है वो बढ़ गई। लेकिन जो वहां के पीओएसी के लोग थे उन्होंने ये देखा कि जो है गोडाउन में, सरकारी गोडाउन में जो है वो कई सारा अनाज जो है वो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन सरकार जो है उसको लोगों तक नहीं पहुंचा रही है। ठीक है, तो और वहां पर जो है जहां पर गोडाउनों में सारे अनाज जो है रखे हुए कोल्ड स्टोरेज में या फूड स्टोरेज में जो अनाज रखे हुए हैं, और उसको वहां पर क्या कर रहे हैं, कीड़े ही जो है वो खा रहे हैं। ठीक है, तो फिर जो है पीआईएल दर्ज की गई थी, ठीक है, यूनियन द्वारा, कि भैया ये जो है ये तो गलत है। आपके पास में यदि हमारे प्रदेश में सूखा पड़ा है तो सरकार को देने का है ना, क्योंकि राइट टू लिव है, मुझे जीने का अधिकार है। यदि मैं राजस्थान में रह रही हूँ, उड़ीसा में रह रही हूँ, हर व्यक्ति को, मतलब सिटीजन को हमने क्या रखा है कि भैया आप यदि भारत देश में हो तो आपको जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार कहने को थोड़ी है भाई, इसके अंदर राइट टू लाइवलीहुड भी आता है, राइट टू इनकम भी आता, मतलब राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी आता है, राइट टू हेल्थ भी आता है, राइट टू फूड भी आता है। भाई जो भी बेसिक चीज है जिससे इंसान जी सकता है वो सारे अधिकार भी तो है। तो यदि आप खाने को ही नहीं दोगे हमको, और आप कह रहे हो आपको तो जीने का अधिकार है, आपको तो जीने का अधिकार है, खाना ही नहीं दे रहे हो आप हमको, तो फिर ये चीज तो गलत हो जाएगी ना। तो फिर जो है सरकारी गोदाम में अधिशेष जो है अनाज पड़ा था। भूख और पीयूसीएल की एक जनहित याचिका जो है, पीयूसीएल ने जो क्या की थी, एक जनहित याचिका डाली थी कि भैया ग्रेन जो है ऑलरेडी है तो बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना बनाई गई थी कि मिड डे मील स्कूलों में बच्चों को जो है वो खाना खिलाया जाए इस अनाज का उपयोग करके, और राशन शॉप, जो सरकारी राशन शॉप से, वहां पर ये अनाज जो है ये लोगों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, ताकि लोग जो है वो जो कार्ड को लेके जाते हैं और फिर वहां से उनको अनाज मिलता है कम दाम में, या कई जगहों पर फ्री में भी मिलता है, तो फिर वो लोग जो है वहां से लेके आ पाए और कम से कम अपने पेट को भर सके। ठीक है, तो ये किसके थ्रू आया था, पीआईएल के थ्रू आया था। आगे बढ़ते हैं, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के फैसले ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से जोड़कर झुग्गी वासियों की आजीविका की रक्षा करने की मांग की थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नगर निगम है वो कहती है कि ये जो पेवमेंट्स है, जो हमारे सड़कें हैं, उस पे कई बार गरीब बैठे होते हैं, अपनी छोटी मोटी दुकानें जो है कुछ लगा लेते हैं, या फिर चद्दर बिछा लेते हैं, उस पे कुछ कुछ लेके बैठते हैं, या फिर रात में सो भी जाते हैं। तो नगर निगम का ऐसा कहना होता है कि नहीं, आप यहाँ नहीं रह सकते, आप यहाँ नहीं सो सकते, आप यहाँ नहीं कर सकते। तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? जब आप कह रहे हो कि जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार सिर्फ जीने का अधिकार कहने से थोड़े है। जीने का अधिकार किस चीज को लेकर है कि भैया आपको आजीविका भी दी जाए, ठीक है, आपको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए, आपको खाना भी दिया जाए, आपको स्वास्थ्य भी दिया जाए। तो इस सारी चीजों को लेकर ओल्गा टेलिस जो है, ये जो महिलाएं हैं, ये जो महिला है, ये खड़ी हुई थी कि भैया झुग्गी वासी जो है हमारे, उनको आजीविका, फिर यदि आप वहां से हटाना चाह रहे हो, तो आप जो है कह रहे हो कि हम स्लम्स तोड़ देंगे क्योंकि हम हमारे शहर को डेवलप करना चाहते हैं। तो अगर यदि आपने स्लम को तोड़ दिया तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो ये चीज जो है इन्होंने आजीविका की रक्षा करने के लिए इन्होंने मांग की थी, पीआईएल जो है दायर की थी। भले ही स्लम में ना रहती हूँ, लेकिन इन्होंने जब इस चीज को देखा, या रहती भी हो, पर इन्होंने इस चीज को देखा तो इन्होंने सारे स्लम वासियों की तरफ से जो है पीआईएल दायर की थी, और फिर उन्होंने क्या, आजीविका के आधार से जोड़कर झुग्गी वासियों की आजीविका की रक्षा करने के लिए मांग की थी। ठीक है, अभ्यास कर लेते हैं। हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो है वो यहाँ पर आकर खत्म हो चुका है। अब जो है हम क्वेश्चन जो है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि इनको कैसे लिखना है। मैं क्या करूंगी, आपको एक क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा दूंगी। अब देखो, मैं इतना बड़ा आंसर जो है यहाँ नहीं लिख सकती, लेकिन मैं डिक्टेट करूंगी आपको मुंह से बोलकर। मैंने लिख रखे हैं आंसर इसके, क्यों लिख रखे हैं देखो, मैं समझाऊंगी तो
लेकिन इनके आंसर्स भी यदि मैं आपको समझा दूंगी तो फिर आपको जो है लिखने में परेशानी, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है कि हमको समझ में तो आ जाती है लेकिन हमको शब्द नहीं मिलती कि उसको बयां कैसे करें। अब समझना तो है ही हमको अपने आप के लिए, लेकिन फिर एग्जाम में लिखना भी तो है, तो लिखना कैसे है, आपको किस तरीके के शब्द यूज करने हैं, इस वजह से मैंने अच्छे से लिख रखे हैं आपके आंसर्स। तो मैं वो आपको डिक्टेट करूंगी, आप उन आंसर्स को पहले लिख लेना, वीडियो को पॉज करके और ऐसे करके जो है आप आंसर अच्छे से, क्वेश्चन लिख के आंसर अच्छे से लिखना, उनको पढ़ना, फिर उसके बाद में लिखने के बाद में, लिखवाने के बाद में आपको समझाऊंगी भी कि इस आंसर का जो है वो क्या अर्थ है। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, पहला अभ्यास हमारा कह रहा है, आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। ठीक है, न्यायपालिका का क्या है, एक मुख्य काम है। ठीक है, आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस चीज का हमको उत्तर देना है कि भैया न्यायपालिका यदि ये कह रही है, या न्यायपालिका को ये जो मुख्य चीज दे रखी है, उनकी भूमिका बना रखी है कि ये मुख्य काम दिया गया है कि आपको जो है इस चीज को कायम रखने में जो है आपका मेन जो है रोल ये होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है। हमने जो स्वतंत्रता वाली केस पढ़ी थी कि भैया न्यायपालिका को जो है वो विधायिका और बाकी सारे जो जुडिशरी और लेजिस्लेचर है इनसे अलग रखना है, स्वतंत्र बनाना है, किसी नेता के या पॉलिटिशियन के अधीन नहीं रखना है। तो ऐसा क्यों जरूरी है इस चीज को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उत्तर लिखिए, उत्तर ये लिखिएगा, कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने, इसको आप लिखिएगा ऐसे ब्रैकेट में। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ऐसा कैसा आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में लिखिएगा के कार्य को करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है, पूर्ण विराम, यह न्यायिक प्रक्रिया को बाहरी प्रभावों से बचाने और किसी भी कारण से अदालत जाने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करने का इरादा रखता है। पूर्ण विराम, पैराग्राफ चेंज करना, मतलब नीचे वाली लाइन से लिखना, कोई भी व्यक्ति अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है अगर उन्हें लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका को ऐसे कानून को शून्य और शून्य घोषित करने की शक्ति है। पूर्णविराम, ये आपका क्या है, उत्तर है। समझ आ गया अच्छे से? इसके अंदर कोई डाउट? सिंपल सीधी सी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 2 कह रहा है, अध्याय 1 में मतलब पहले वाले चैप्टर में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। ठीक है, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उनकी सूची दी गई है, उसे फिर से पढ़ो। क्या करो, आप उसे फिर से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार राज्य विधायिका या कार्यपालिका के कामकाज के खिलाफ किसी व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करने की क्षमता में न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ता है। जुड़ता है के बाद में पूर्ण विराम लगाना, फिर लिखना, यह नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य शासन द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। पूर्ण विराम, न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य विधायी या कार्यकारी कार्रवाई को अमान्य करना है यदि इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते देखा जाता है। पूर्ण विराम, इसलिए न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक उपचार का अधिकार परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि न्यायिक समीक्षा का अभ्यास तब किया जाता है जब राज्य द्वारा किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। इस मामले जाता है के बाद में पूर्ण विराम, इस मामले में एक उच्च न्यायालय अपनी जांच के आधार या पर निचली अदालत के निर्णयों को निरस्त कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में आगे पूर्ण विराम लगा। पूर्ण विराम और कॉमा में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? पूर्ण विराम मतलब लिखने के बाद ये जो यहाँ लगा हुआ है ये क्या है, पूर्ण विराम है। ठीक है, और कॉमा क्या होता है, ये कॉमा है ना, मतलब पता नहीं, पूर्ण विराम ऐसे मत लिखते रहना है, ऐसे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना, इसको कॉमा लिख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ये साइन है ना, ये ऐसे लगाना है ताकि आप जब उसको पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ पे रुका हुआ है, इसके आगे से बढ़ा हुआ है। नहीं तो पूर्ण विराम कॉमा लगा तो वो पूरी एक जैसा लिखता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है सेंटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अभ्यास 3 कह रहा है नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा में अन्य विद्यार्थियों द्वारा किए गए जवाब के साथ में मिलाकर देखें। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा बता रखा है ना। एनसीईआरटी में भी आपको दिया हुआ है और सुधा गोयल वाले केस में ही आपको पूरा लिखा हुआ है, मतलब कि कौन से न्यायालय ने अधीनस्थ जिला और उच्च न्यायालय ने क्या क्या केसेस दिए थे वो आपको लिखना है और फिर आपको क्या करना है, विद्यार्थियों द्वारा जवाब, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसको कर लेना, सिर्फ कॉपी तो करना है ना। उसके बाद में अभ्यास 4 पे आते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका यानी कि PIL की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? देख लेते हैं। देखो फिर से मैं बता देती हूँ, अगर आपको इस वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके से कुछ इसको लिखा हुआ है मैंने, मतलब निचली अदालत यानी कि जो ट्रायल कोर्ट था, ठीक है, उसने क्या किया था, उन्होंने ये बोला था कि लक्ष्मण, उनकी माँ शकुंतला और उनके जेठ जो थे सुभाष चंद्र को मौत की सजा जो है सुनाई थी। किसने सुनाई थी? अधीनस्थ कोर्ट ने, ठीक है, ट्रायल कोर्ट ने। फिर हाई कोर्ट ने क्या किया था, उच्च न्यायालय ने क्या किया था, लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया था। ठीक है, फिर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, लक्ष्मण और शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि सुभाष चंद्र को पर्याप्त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। ठीक है, जो उनके जेठ थे, सुधा गोयल के जो जेठ थे यानी कि लक्ष्मण के बड़े भाई और शकुंतला के बड़े बेटे, उनको क्या कर दिया था, उनको बरी कर दिया था, क्योंकि उनके पास में जो है इनफ सबूत जो है वो नहीं थे उनके खिलाफ। ठीक है, और शकुंतला और जो लक्ष्मण थे उनको तो जो है आजीवन कारावास की सजा सुना दी। ठीक है, हम अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के जवाब के साथ मिलकर देखें। ठीक है, अभ्यास 4 देख लेते हैं हम। लिखिएगा उत्तर। 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका का एक तंत्र तैयार किया, पूर्ण विराम। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था, पूर्ण विराम। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया था और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या तार भी एक जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता था। ठीक है, यदि कि आप पत्र या फिर तार भी यदि आप भेज रहे हो तो वो भी PIL के अंडर आ रहा था। ठीक है, पूर्ण विराम। कहाँ गया? हाँ, ठीक है, माना जा सकता था, पूर्ण विराम। प्रारंभिक वर्षों में, मतलब जब शुरुआत में PIL जब शुरू हुई थी, लिखिएगा प्रारंभिक वर्षों में बंधुआ मजदूरों को अमानवीय कार्य स्थितियों में बचाने जैसे बड़ी संख्या में मुद्दों पर न्याय सुरक्षित करने के लिए जनहित याचिका का उपयोग किया गया था, और बिहार में उन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना जिन्हें उनकी सजा की अवधि पूरी होने के बाद में भी जेल पर रखा गया था, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये 1980 के दशक में जो शुरू गई थी, इसकी ये महत्वपूर्ण कदम क्यों थी? क्योंकि जो बंधुआ मजदूर थे वो बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम करते थे, तो उसको देखकर भी यदि मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया ये विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, अब ये तो केस उठा नहीं सकते, तो मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उनके लिए PIL किसी ने डाली थी और फिर उनकी परिस्थितियों के लिए उनका कैसा एनवायरमेंट होना चाहिए जब वो काम कर रहे हैं, तो इस बारे में जो है PIL डाली गई थी। और जो बिहारी जो लोग थे जिनकी सजा पूरी हो गई थी लेकिन फिर भी उनको जेल में बंद रखा था, ठीक है, तो ऐसे जो है ये भी PIL के अंदर इन केसेस को सॉल्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास 5 की बात करते हैं। ओल्गा टेलिस, हाँ, वो पुराने वाले में थोड़ा सा और ऐड करना, ठीक है, किया गया था और बिहार में उनके दिल। ठीक है, इस प्रकार सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका की शुरुआत एक महत्वपूर्ण कदम था। आखिरी में वो लाइन भी ऐड कर लेना इसमें। ठीक है, आगे ओल्गा टेलिस, इसका जो है आंसर लिखिएगा। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा था, पूर्ण विराम। उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ केवल एक पशु अस्तित्व नहीं है, इसे आजीविका के साधन के बिना नहीं जिया जा सकता है, पूर्ण विराम। उपर्युक्त मामले में लोग गरीब थे और झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, उनके पास छोटे छोटे काम थे और रहने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी, पूर्ण विराम।
उनके लिए उनकी झुग्गी झोपड़ी को देखभाल करने का अर्थ है उनकी आजीविका से वंचित होना, कॉमा बेदखल, देखभाल नहीं बेदखल लिखना, बेदखल करने का अर्थ है उनकी आजीविका से वंचित होना, फिर लगाइएगा कॉमा, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन से वंचित होना था, पूर्ण विराम। इस तरह न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को किसी भी आजीविका की बुनियादी आवश्यकताओं यानी भोजन, कॉमा कपड़ा और आवास से जोड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 6 कह रहा है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल शब्दों से आप क्या समझते हैं? इंसाफ में देरी, ठीक है, जस्टिस लेट इज जस्टिस डिनाइड, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस शब्दों से आप क्या समझते हैं? अपने हिसाब से जो है आप लिख सकते हैं ऐसे की तरह 250 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में, जो भी आपको लगता है कि आप इस चीज से क्या समझ सकते हैं वो आप इसमें लिखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ है क्या? ठीक है, यहाँ आगे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म आ जाता है। शुरुआत से दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट जो है, भारत में कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्यायिक प्रणाली है जो राज्य का एक अंग है। न्यायिक प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्य है विवाद का समाधान, न्यायिक समीक्षा और कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना। 3 पॉइंट जो है इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। भारत में न्यायालय को 3 अलग अलग स्तर है, अर्थात जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, मतलब सभी कोर्ट्स को मानना पड़ेगा क्योंकि यह देश का सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश करते हैं, ठीक है, और 25 अन्य न्यायाधीश करते हैं सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता। ठीक है, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, इनके अलावा और किसी का भी इंटरफेरेंस जो है इसमें नहीं होता है। सुधा गोयल मामले में निचली अदालतों के फैसले को पलटने के लिए न्यायपालिका की अपीलीय प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद में हमने पढ़ा शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया है। इसका अर्थ ये है कि राज्य की शक्तियां और न्यायपालिका की शक्तियां क्या है? अलग अलग है। स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में समझे तो इसका अर्थ ये है कि न्यायपालिका सरकार के अधीन नहीं है, अपनी ओर से कार्य नहीं करती है। ठीक है, जनहित याचिका, यह जनहित याचिका के लिए है, यह न्याय की सुविधा के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, यहाँ आगे हमारा चैप्टर जो खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया और बहुत अच्छी सीखें भी मिली हो। ठीक है, अपने जीवन में इसको जरूर लागू कीजिएगा। मार्क्स के लिए तो पढ़िएगा ही क्योंकि भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन फिर भी इन चीजों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो मार्क्स आना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे विचार जो है वो इसी तरीके से हो जाते हैं। अपने देश का सम्मान कीजिए, नई नई चीजें लेके आइए। ठीक है, नए नए अच्छे अच्छे काम कीजिए, लोगों को सुविधा दीजिए, लोगों के लिए काम कीजिए। ठीक है, और अच्छे से जीवन जिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले सत्र में।